अच्छा, ये जो लतीफ़ खोसा साहब के घर पर फायरिंग हुई है इसलिए सीरियस है कि इसमें एक बंदे को गोली लग गई। लतीफ़ खोसा ने खुद बताया है कि अपने बयान में कहा है कि नामालूम अफराद ने घर पर फायरिंग की और इतनी शदीद थी कि गोलियां घर के दरवाजे को चीरते हुए अंदर खड़ी गाड़ियों को जा लगी। वो कहने लगे कि हम सबसे बुरा दौर तसव्वुर करते हैं ज़ियाउल हक के दौर। आप बुकला तहरीक शुरू करने जा रहे चुप हैं रहा तो मार देगा मुझे मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत तुम्हारा। और आपको कोई चेंज नहीं जाएगा। ही विल बी एज फर्म इन फ्यूचर एज ही इज नाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा के घर पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। फायरिंग से उनका ड्राइवर ज़ख्मी हो गया है। फायरिंग करने वाले कौन थे? इस वाक़े के बाद लतीफ़ खोसा ने खुद क्या बताया है और इस सारे एपिसोड के बाद लतीफ़ खोसा के घर कौन पहुंचा, ये आपको आगे चलकर बताते हैं। और इसके अलावा इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट भी सामने आ गई है। लतीफ़ खोसा घर पर फायरिंग होती है। इससे पहले भी एक वकील के घर पर फायरिंग हो चुकी है। अजहर सिद्दीक साहब के घर पर। अच्छा, ये जो लतीफ़ खोसा साहब के घर पर फायरिंग हुई है इसलिए सीरियस है कि इसमें एक बंदे को गोली लग गई। जी जो अजहर सिद्दीक साहब के घर पर फायरिंग हुई वो भी बहुत सीरियस थी। उसमें तो पेट्रोल बम भी फेंका गया था और अजहर सिद्दीक साहब के घर पर फेंका गया पेट्रोल बम, वो ऑफ कोर्स फटा नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत सीरियस हो सकता था। तो ये अब दूसरा वकील और ये दोनों वकील जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये किस कैंप में हैं, ये किस स्कूल ऑफ थॉट के हामी हैं, ये इनकी इंक्लिनेशन क्या है, इसको अगर देखें तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा। दोनों सेम स्कूल ऑफ थॉट के हैं। दोनों इस वक्त अपनी तनकीदी तोपों का रुख एक जानिब रखे हुए हैं और दोनों इस वक्त हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन करवाए जाएं। दोनों हुकूमत की जो चीरा दस्तियां हैं उन पर दोनों सरापा एहतजाज। तो ये तो कॉमन ग्राउंड है दोनों में। ठीक है, एफआईआर क्या बता रही है? एफआईआर को लतीफ़ खोसा ने खुद बताया है कि अपने बयान में कहा है कि नामालूम अफराद ने घर पर फायरिंग की और इतनी शदीद थी कि गोलियां घर के दरवाजे को चीरते हुए अंदर खड़ी गाड़ियों को जा लगी। ड्राइवर भी जख्मी हुआ। उसके अलावा फिर जो मिलने आया एसपी कैंट अवैस शफीक साहब लतीफ़ खोसा के घर पहुंचे और पुलिस ने इस वाक़े की जो इब्तदाई रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक लतीफ़ खोसा के घर पर पिस्तौल और राइफल से 7 फायर किए गए और एक गोली गैराज में मौजूद ड्राइवर को लगी। ठीक, अब खोसा साहब के घर मैंने जाकर इनका लाहौर में डीएचए में इनका इंटरव्यू भी किया है। अच्छा बड़ा घर है खोसा साहब का, डीएचए लाहौर की सबसे तो अच्छा बड़ा घर है क्योंकि घर के साथ एक उसी में यानी बड़ा प्लॉट है तो बड़ा अच्छा इनका एक लॉन है। वहाँ पर बारबेक्यू वगैरह का छोटा सा तंदूर वगैरह पार्टी वगैरह के लिए दोस्त वगैरह आए तो इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। और एक बड़ी डिफरेंट सी इनकी बेसमेंट है। ये उस बेसमेंट को ऊपर जो फ्लोर है उसका एक बड़ा हिस्सा कांच का है, उसमें से देखा जा सकता है। तो बड़ा अपने सेंस ऑफ एस्थेटिक्स के साथ बड़ा खूबसूरत सा घर बनाया खोसा साहब ने। और खोसा साहब माशाल्लाह जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें इनके चैम्बर का पाकिस्तान भर में नाम है, बड़े बड़े केसेस और अच्छी तगड़ी फीस। लेकिन ये जो खोसा साहब के साथ हुई है, अपना केस कैसे लगा? ये इस हुकूमत की जो चीरा दस्तियां हैं, जो ज्यादतियां हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के बाद हुई है। कल खोसा साहब ने खिताब किया, उस खिताब में उन्होंने कहा कि मैं घुटन महसूस कर रहा हूँ, हम घुटन महसूस कर रहे हैं। और ये जो दौर है वो कहने लगे कि हम सबसे बुरा दौर तसव्वुर करते हैं ज़ियाउल हक के दौर को। और उन्होंने कहा कि ये जो नाम नेहाद जमहूरी हुकूमत है ये तो डिक्टेटरशिप से भी आगे चली गई है। अब ये चार्जशीट है अगेंस्ट शहबाज शरीफ, अगेंस्ट राना सनाउल्लाह, और खोसा साहब कभी अपने मुंह से कहेंगे तो नहीं लेकिन इंसानी हुकूक के मामलात देखने के लिए कायमा कमेटी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी पर भी चार्जशीट है। तो खोसा साहब जो इस वक्त हुआ है उसको सीधा सीधा इन लोगों पर रखें। ये तो फायरिंग तो इसलिए की गई होगी ना, तो उसको तो पता होगा जिसने भी फायरिंग की है कि डराया जाए, धमकाया जाए और फायरिंग से सीधा अंदर तो नहीं जाया जा सकता। तो ज़ाहिर है अंदर फायरिंग करके एक ऐसा मैसेज दिया जाए कि साहब हाँ आप रुक जाइए, आप बहुत बोल रहे हैं, आप चुप हो जाइए।
आप वकला तहरीक शुरू करने जा रहे चुप हैं। रहा तो मार देगा मुझे मेरा ज़मीर, हाँ। गवाही दी तो अदालत में मारा जाएगा। नहीं, ये अदालत से पहले ही मारे जाएंगे वाले लोग हैं सारे के सारे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं जो हालात हैं, तो खोसा साहब इतनी आसानी से चुप होने वाले आदमी तो नहीं है, ठीक है। बंदा गवर्नर रह चुका है, तगड़ा सियासतदान है, तगड़ा वकील है, तो वो ऐसे चुप होने वाले आदमी नहीं है। अजहर सिद्दीक साहब भी ऐसे चुप होने वाले आदमी नहीं है। लेकिन ये जो कर रही है हुकूमत या करवा रही है, ये बड़ी ज्यादती है, शदीद ज्यादती है। और इसके बाद लतीफ़ खोसा क्या करेंगे? लतीफ़ खोसा क्या करेंगे, मैं आपको अभी बता दूं। लतीफ़ खोसा के स्टांस में आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगा, कुछ लचक नहीं। बड़े, आपने देखा टेलीविजन प्रोग्राम्स में जब बात करते हो बड़ी स्माइल के साथ, बड़े लतीफ़ अंदाज में, लतीफ़ पैराए में करते ठीक है ना, तो वो उसी लतीफ़ पैराए में महव गुफ्तगू होंगे और आपको कोई चेंज नजर आएगा। ही विल बी एज फर्म इन फ्यूचर एज ही इज नाउ, तो वो उसी तरह से फर्म रहेंगे और आपको कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी खोसा साहब के स्टांस पे। खोसा साहब वो सियासतदान है, सबसे अच्छी बात जो है ये तमाम में होना चाहिए, जो पार्टी से बालातर होकर सियासत करते हैं। यानी अगर पार्टी इस वक्त पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा है जी। और पार्टी बाकायदा हैंड्स इन ग्लव्स है इस हुकूमत के साथ इसकी ज्यादतियों में, तो खोसा साहब नहीं है, ये पार्टी से बालातर होकर उसूली मौके पर खोसा बात साहब कर क्या रहे हैं। कहते हैं कि ये पीडीएम कर रही है, इसका पीपुल्स पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो खोसा वो साहब जो है, अभी भी अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। देखिए एक अरसा है ना, एक जिंदगी दी है पार्टी को, और पार्टी ने भी उनका बड़ा, जब गवर्नर बनाया था उनको ख्याल भी रखा है। तो खोसा साहब अपनी जगह उसी तरह से रहेंगे, और खोसा साहब की जो पार्टी की तरफ से ट्रीटमेंट है वो एतजाज साहब से मुख्तलिफ होगी, वो कि कोई बहुत अच्छी नहीं होगी। जाहिर है कि पार्टी नाराज है कि ये इस वक्त जिन उसूलों पर बात कर रहे हैं उन उसूलों से पार्टी पर मुसलसल तनकीद हो रही है, उन बातों से। लेकिन अब खोसा साहब अपनी जगह आपको फर्म नजर आएंगे। हमें एक और चीज़ देखनी चाहिए कि इन तमाम मामलात में अदालतें क्या कर रही हैं। देखिए जब हुकूमतें ये सब कुछ करने पर उतर आई ना, जी। और कानून नाफिज करने वाले इदारे मजाक उड़ाने लगे इन तमाम चीज़ों का, तो फिर अदालतों पर नज़र होती है। अदालतें इन तमाम मामलात में क्या कर रही हैं? अदालतें कुछ भी नहीं कर रही। हमने इससे पहले भी मिसाल दी थी शेख रशीद साहब। तो शेख रशीद साहब जो हैं उनका मौकिल जाता है, कहता है जी हमला हुआ है और इस तरह से हिरासत किया गया फैमिली को, ये ज्यादती है। तो जज साहब पूछते हैं क्या करें, पुलिस को उसके काम से रोक दें, क्या करें? तो ये तो फिर अगर ये पुलिस का काम है घर में जाके तोड़ फोड़ करना, फर्नीचर तोड़ना, मार कुटाई करना, जिस बंदे को लेने आए वो नहीं है तो उसकी जगह उसके भाई को ले जाना, बाप को ले जाना, ये पुलिस का काम है और अदालतें कह रही हैं, तो फिर इन्ना लिल्लाह। वकला तहरीक से किस बात का डर है? हुकूमत को वकला तहरीक से किस बात का डर है? वकला तहरीक इससे पहले भी नताइज दे चुकी है। ये जो आम आदमी होता है ना, इसको डराना आसान होता है, लेकिन वकला को डराना आसान नहीं होता। कानून जानते हैं, इकट्ठ होता है वकला में और बहुत ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में आगे बढ़ते हैं, तो वकला से तो डर होता है। वकला से तो मुशर्रफ साहब ने भी नतीजा भुगता था ना, तो वकला से डर होता है। इफ्तिखार चौधरी वाली तहरीक, मियां साहब खुद उस वक्त लीड कर रहे थे। नहीं, मियां साहब लीड नहीं कर रहे थे, ये फायदा उठाने के लिए इंतहाई ज्यादती की बात है। मियां साहब ने वकला तहरीक को आखिर में हाईजैक किया। वकला तहरीक रिजवी साहब ने, कुर्द साहब ने, एतजाज साहब ने, इन लोगों ने चलाई थी और भरपूर चलाई थी, और जज साहिबान ने उसमें हिस्सा डाला था। मगर आखिर में इस तहरीक को मियां साहब ने हाईजैक किया था। ये तो ना मियां साहब की वजह से, वो तो फिर हमें पता चल गया कि अशफाक परवेज कायनी साहब ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को कहा कि कर दें, तो फिर काम हुआ था। माजूल जज साहिबान की, वरना ये नहीं हो रहा, लेकिन इसके बाद वकला तहरीक के बाद होगा क्या? क्या इंतखाबात होंगे अपने वक्त पर? देखिए, वकला तहरीक के बाद क्या होगा ये मैटर नहीं करता, वकला तहरीक मैटर करती है। एक अगर जबर की फिजा है तो उस जबर की फिजा में आवाज उठना मैटर करता है। उस आवाज के उठने से क्या होगा ये मैटर नहीं करता, आवाज का उठना मैटर करता है। कभी अपनी आंख से जिंदगी पर नजर न की, वही जाविये के जो आम थे मुझे खा गए। ये तारिक पतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।